दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल MCS से बस्ती में। दोस्तों, आज हम लोग खगोलकी के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे और जिन बच्चों ने एस्ट्रोनॉमी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है वो अपना मूल्यांकन इस क्लास के द्वारा करें। और निश्चित तौर से खगोलकी एक ऐसा सेगमेंट है ज्योग्राफी का जिससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ये चाहे परीक्षा एक दिवसीय हो या कोई आयोग की परीक्षा हो, सभी में ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो दोस्तों, आइए अपना बिना समय व्यर्थ किए ही हम लोग आते हैं सीधे प्रश्नों की श्रृंखला पर और देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के किन प्रश्नों के आने की पूरी संभावना एग्ज़ाम में है और कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। इन प्रश्नों में हमें एक चीज़ स्पष्ट होगी कि कौन से प्रश्न हम लोगों को एग्ज़ाम में आए हुए हैं और किन प्रश्नों के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे प्रश्नों को। और बहुत सारा सेगमेंट जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, अपने मूल्यांकन का एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है आपकी मूल्यांकन की। तो आप लोग अपने मूल्यांकन को अच्छे से करिए और इस प्रश्न की जो श्रृंखला है इसको बहुत ध्यानपूर्वक सीरियसली देखते जाइए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो श्रृंखला हमारी है ये पहली सीरीज़ हम लोगों की है और इसमें हम लोग मोस्टली एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चंस को लेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन हम लोगों के सौरमंडल के प्रश्न भी होंगे इसमें, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आगे का जो सेगमेंट हम लोगों का आएगा उसमें हम लोग बेसिकली ग्रहों और सूर्य के बारे में सारी चर्चा करेंगे, यानी कि 8 जो ग्रह हमारे हैं उन सभी के बारे में हम लोग विशद रूप से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रश्न उसमें आ सकते हैं या कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो आप लोग बहुत ही सीरियस हो जाइए प्रश्नों को लेकर के और अपना मूल्यांकन करिए प्रश्नों को जवाब दे करके, ठीक है। और हम उन लोगों से भी बताना चाहेंगे, हमारे जो मित्र हैं जो कि महानगरों में, बड़े शहरों में जा कर के अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं, वे अगर चाहें तो उनको ये सुविधा अपने शहर में भी उपलब्ध हो सकती है। और यही प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस के बाद का जो ये स्वतंत्रता दिवस हमारा आया है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने की उपलक्ष्य में ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, मनाया जा रहा है। हमारी एकेडमी भी अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं ला रही है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं हैं या जो बड़े अपने परिस्थितियों के कारण से बड़े सपने नहीं देख पाते या कहिए सीधे एक लाइन में कि अच्छी कोचिंगों का सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाते, तो उनके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है जिसमें हम लोगों ने बहुत ही कम फीस में, बहुत छोटी सी फीस में बच्चों को एजुकेशन देने की पूरी व्यवस्था की है। यदि आप में से कोई लोग इच्छुक हों और ज़रूरतमंद हों तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। और इसमें स्कीम बाकायदे डिटेल में रखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके अपनी इंक्वायरीज़ भी कर सकते हैं, जो भी क्वारीज़ हों वो पूछ सकते हैं आप, और अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को एक सही दिशा और सही रूप दे सकते हैं। तो आप इसको पूरा लाभ लीजिए। अगर आप ज़रूरतमंद हैं और महानगर नहीं जा सकते हैं या आपको यहाँ रहते ही अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करना है तो आप बिल्कुल MCS एकेडमी का पूरा सहारा और सहयोग ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ में, श्रृंखला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग थ्योरी जिसे कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी को प्रतिपादन किसने किया है या किससे संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पर सीधा सा पूछा है कि किससे संबंधित है, तो आप देख लीजिए कि महाद्वीपीय विस्थापन से तो बिल्कुल नहीं है ये, महाद्वीपीय विस्थापन से। दूसरा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, दूसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है। तो फिर आपको कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं कि ये किससे रिलेटेड है, ब्रह्मांड से की उत्पत्ति से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होगी, मैं और भी डिटेल करना चाहूँगा आपको कि महाविस्फोट सिद्धांत
सिद्धांत की उत्पत्ति आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से रिलेटेड है। तो कभी क्वेश्चन ये इस तरह से अगर आ जाए कि सौरमंडल की उत्पत्ति से या आकाशगंगा की उत्पत्ति से या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, तो कुछ भी, यहाँ पर ऑप्शन दिया इसने ब्रह्मांड, अगर इसकी जगह पर दे देता है आकाशगंगा की उत्पत्ति से या सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है, तो ये इससे भी मतलब रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो जाती है। और जवाब वहाँ पर आपका आकाशगंगा या सौरमंडल होता तो वो भी हो सकता था, या सबको इंक्लूड किया होता, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है, तो भी आंसर आपका सही हो जाता। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले रहे हैं वो जॉर्ज लेमेतेयर महोदय रहे हैं, और जिनका कार्यकाल रहा है आपका जॉर्ज लामतेयर, ठीक है, जॉर्ज लेमेतेयर, मूल रूप से नाम इनका यही है, लेमेतेयर, ठीक है। और इनका जो पीरियड रहता है दोस्तों 1894 से लेकर के 1966 तक इनका कुल टोटल लाइफ लाइन इनकी रहती है, और जिसमें इन्होंने 1927 ईस्वी में 27 में इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इस बिग बैंग सिद्धांत का नाम पहले बिग बैंग सिद्धांत नहीं था, ठीक है। इसको जो बिग बैंग सिद्धांत नाम दिया जॉर्ज लेमेतेयर के सिद्धांत को, वो 1949 ईस्वी में फ्रेड होयल महोदय ने, ठीक है, फ्रेड होयल महोदय ने इसे बिग बैंग सिद्धांत का नाम दिया। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें, इसका सेगमेंट कंप्लीट हो गया और आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो निश्चित तौर से भी पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन सेम वही उसके टाइप का क्वेश्चन है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ये देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन सेम लगभग उसी से मिलता जुलता है। इसको देने का पर्पज़ मेरा ये रहा है, 2016 के पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा स्वरूप बदल कर प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति के कारण मैंने इस तरह के प्रश्नों को यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आपको लगेंगे थोड़े से, तो वो क्वेश्चन इसी बेस पे लिया गया है कि जो बच्चे पहले अपनी तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग ये जानना चाहते हैं एक्चुअल में प्रश्न पूछता कैसे है, क्या क्वेश्चन रिपीट होता है कि नहीं होता है, तो क्वेश्चन रिपीट किस रूप में होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो आप अच्छी तरीके से इसको समझिएगा, देखिएगा और आपका इसका पूरा समझने का प्रयास करिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, ठीक है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो आकाशगंगा, ठीक है, आकाशगंगा को क्या कहते हैं? मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे, ठीक है, आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, ठीक है। किस रूप में वर्गीकृत की है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है, या विद्युत गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है, अनियमित गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है, चौथा ऑप्शन है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। तो आपके जवाब अब तक आ जाने चाहिए दोस्तों। मैंने क्वेश्चंस को पढ़ दिया, मैं कुछ सेकंड का आपको समय देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन जैसे देखिए, एक वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर उसका जवाब देने की कोशिश करिए, और फिर आंसर की डिटेल को आप सुने, ठीक है, जिससे कि आपका मूल्यांकन एक अच्छी तरीके से हो जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जो आकार है आकाशगंगा का हमारे, ठीक है, वो सर्पिलाकार है, ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं। तो सर्पिल के आकार की आकाशगंगा है। और एक बात और भी जान लीजिए कि आकाशगंगा की जो संरचना आकृति जो होती है वो सर्पिलाकार ही नहीं होती है, यह अनियमित आकार की भी होती है, अंडाकार आकृति की होती है। यानी कि सभी आकाशगंगाएं भिन्न भिन्न स्वरूप की हैं, यानी कि अंडाकार आकृति की भी हो सकती हैं, वो सर्पिलाकार आकृति की हो सकती हैं, और अनियमित आकार की भी हो सकती हैं। और एक बात जान लीजिए, तो हमारी जो गैलेक्सी है वो सर्पिलाकार की आकृति की है। 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से अपनी जो आकाशगंगा है इसके बारे में पूरी जानकारी मिली, और जो पहले की भ्रांतियाँ या कुछ भ्रम थे वो सारे स्पष्ट हुए, और आकाशगंगा का जो आकार स्पष्ट हुआ 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से देखने के बाद। तो हमारी आकाशगंगा सुसज्जित सर्पिलाकार आकार की है, दंड ससज्जित, ठीक है, इसका शब्द एक यूज किया गया है यहाँ पर, दंड। अगर मान लो सर्पिलाकार की जगह पर लिखा हो दंड सज्जित, ठीक है, दंड सज्जित सर्पिलाकार, तो भी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक शब्द में लिखा है दंड सज्जित सर्पिलाकार आकार की है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में अगर कहेंगे तो बैरेड स्पायरल कहते हैं इसको, एक शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा बैरेड
BARRED बैरेड स्पैरल, SPIRAL स्पैरल, बैरेड स्पैरल शब्द यूज होता है, यानी इसका मतलब होता है सर्पिलाकार। ठीक है, तो ये शब्द याद रखिएगा, स्पायरल है। ठीक है, बैरेड स्पायरल। ठीक है, स्पायरल यहाँ पर जो पहले था क्या, तो सिर्फ सर्पिलाकार है। अगर मान लो शब्द ये लिख करके आ जाए बैरेड सर्पिल, सर्पिल, ठीक है, ये सर्पिल है, सर्पिलाकार मतलब सर्पिल, यहाँ पे शब्द है SPIRAL स्पायरल, सर्पिल, इसलिए पढ़ेंगे इसको सर्पिल, आप पढ़ेंगे तो बैरेड सर्पिल कहेंगे, BARRED बैरेड। ठीक है, बैरेड सर्पिल है। तो ये शब्द अगर आ जाता है तो आप इसको करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना टाइम लगता है? जवाब आपके सामने है, प्रयास करिए। मैं समय दे रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है 2.5 करोड़ वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 25 करोड़ वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 10 करोड़ वर्ष और चौथा ऑप्शन है 50 करोड़ वर्ष। तो आपको चारों में से जवाब देना होगा। बताइए आपका जवाब क्या है, आपका जवाब। चलिए, अब तक जवाब आ चुका होगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं इसके जो सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में, हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है दोस्तों, सूर्य का जो टाइम पीरियड लगता है वो लगता है 22.5 से 25 करोड़ यानी कि 22.5। ओके दोस्तों, 22.5, इसका मतलब क्या होगा, 22.5 से लेकर के 25 करोड़ वर्ष लगते हैं टाइम, ये ध्यान रहे आपको। तो अगर ऑप्शन में जो भी दे दे 22.5 से लेके 25 के मध्य, वैसे आपको ऑप्शन मैक्सिमम मिलेगा 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, लेकिन अगर 22.5 से 25 के मध्य में कोई ऑप्शन दे रहा है, शेष ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो फिर आप इसको यही मान करके चलेंगे। कहीं कहीं आप इसको देखेंगे तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 25.896 हज़ार प्रकाश वर्ष। अगर दे करके आ जा रहा है 1000 प्रकाश वर्ष दे के आ जा रहा है तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, 1000 प्रकाश वर्ष। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करके आ जाएगा इस तरह से। तो ये 22.5 से लेकर के 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं सूर्य को परिक्रमा करने में अपनी गैलेक्सी का। ठीक है, ये IAS के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ चुका है आपके 94 में, और उसके बाद में आपको PCS के एग्ज़ाम में 95 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो मोस्टली किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं या आने की प्रोबेबिलिटी वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तारों का रंग सूचक होता है, निश्चित तौर से किसका सूचक होगा तारों का रंग? सूर्य से दूरी का बिल्कुल नहीं हो सकता है, सूर्य से दूरी का। आप तब तक जवाब दीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी का बिल्कुल यह भी नहीं होगा। ताप किसका सूचक होता है भाई? ये तारे का रंग किसका सूचक होता है? ताप का सूचक होगा। देखिए ऑप्शन है यहाँ पर आपका, चौथे नंबर पर ताप दिया है, तीसरे नंबर पर ज्योति का सूचक बता रहा है, तो ज्योति नहीं होगा, ताप का सूचक होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सूर्य के जो संरचना आप देखते हैं, सूर्य का जो कलर आप देखते हैं दोस्तों, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके तापमान के बारे में आप देखेंगे कि पीला है या लाल है, इस तरह के आपने बार बार सुने होंगे। तो सबसे ज़्यादा तापमान की अगर हम बात करें, सूर्य के सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो नीला कलर जो होता है, नीला रंग का जब रहेगा, कोई भी तारा नीले कलर में दिखाई दे रहा है, यानी कि उसका जो कलर है नीला है, तो सबसे ज़्यादा तापमान का रहेगा। नीला है सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद नीला श्वेत आता है दोस्तों, नीला श्वेत। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से, आप ध्यान से समझिएगा। इसके बाद श्वेत का नंबर आता है, ये सबसे ज़्यादा हॉट होगा, उसके बाद के क्रम में चलेगा। फिर इसके बाद श्वेत होगा और पीत होगा, श्वेत और पीत का कलर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पीत का कलर आएगा, ये क्रम में आप लोग चल रहे हैं। फिर इसके बाद नारंगी होगा, नारंगी, और फिर इसके बाद लास्ट में लाल होगा। ये क्रम आपको याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे क्रम में चलेंगे तो 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा हॉट जो आपका होगा, सबसे ज़्यादा गर्म होगा, सबसे ज़्यादा तापमान होगा, वो नीले का होगा। दूसरे नंबर पर नीला श्वेत होगा, तीसरे नंबर पर श्वेत होगा, चौथे नंबर पर श्वेत पीत होगा और 5वें नंबर पर पीत होगा, छठे नंबर पर नारंगी होगा और सबसे हल्का 7वें नंबर पर लाल रंग होगा तापमान में। और इसको अगर देखेंगे आप तो जो नीले का तापमान होता है वह 50,000 से लेकर के 28,000 केल्विन के आसपास होता है। 50,000 से लेकर के कितना, 50,000 से लेकर के 28,000 केल्विन। ठीक है,
28,000 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है, ये तापमान। और नीले का क्या होगा, इसी 28 से कम होगा, 28,000 से लेकर के 10,000 केल्विन के आसपास होगा टेम्परेचर, ठीक है, 1000 केल्विन, ठीक है। इसके अलावा फिर श्वेत पे जब जाएंगे आप आएंगे तो 10,000 से लेकर के आपका 7500 केल्विन, ठीक है, केल्विन होगा दोस्तों, 7500 केल्विन। और श्वेत पीत का अगर चलेंगे दोस्तों तो 7500 से 6000 हो जाएगा, 7500 से 6000 केल्विन हो जाएगा, ओके। हाँ दोस्तों, तो श्वेत पीत का आपका 7500 से लेके 6000 केल्विन के आसपास होगा टेम्परेचर। और साथ ही साथ पीत का जो होगा 6000 से लेके 4900 केल्विन के आसपास होगा। इसके बाद नारंगी आपका आ जाता है जो कि 4900 से लेकर के 4900 से लेकर के 3500 केल्विन के आसपास होता है। और सबसे कम आपका रेड का होता है जो कि 3500 से लेकर 2000 केल्विन, ठीक है। तो यानी कि किसी तारे के बारे में अगर बात कर रहा है, उसके कलर के बारे में बता रहा है, नीला है तो सबसे ज़्यादा है, नीला श्वेत है तो दूसरे नंबर पे है, फिर श्वेत है तो तीसरे नंबर पे है, और पीत श्वेत है तो चौथे नंबर पर, और पीत है तो 5वें नंबर का है वो गर्म तारा, और नारंगी है तो सेकंड नंबर का, सेकंड लास्ट है ये, और लास्ट नंबर पे सबसे कम टेम्परेचर जिस तारे का होता है वो रेड कलर का होता है। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह सीमा जिसके बाहर तारे मृत्यु से ग्रसित होते हैं, ठीक है, तो वो चंद्रशेखर सीमा होती है या क्या होती है। देखिए ऑप्शंस आपको आपके पास हैं, आप इसके जवाब दीजिए हमको। चंद्रशेखर सीमा है, हायल सीमा है, एडिगटन है सीमा है, फाउलर CEO है, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसमें से कि कौन सा आपका होगा। फाउलर ये सीमा होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न आपको सीमा होना चाहिए, यहाँ पे सीमा, ठीक है, फाउलर सीमा। तो बताइए आप इसमें से कौन सा आपका जवाब होगा। चलिए जवाब आ गया होगा अब तक, उम्मीद है। चंद्रशेखर सीमा का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, वह सीमा जिसके बाहर तारे की मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, तारे मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। देखिए हर वह तारा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से, ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान से, ठीक है, कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा होगा, तो ये जान लीजिए 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा, मतलब वह सीमा जो है वह चंद्रशेखर सीमा का, किसी तारे की ये चंद्रशेखर सीमा क्या कहलाती है, 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की गई है किसी तारे की, ठीक है। इससे कम है, इसके अंदर है, यानी 1.44, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान का, सौरिक द्रव्यमान इसको कहा जाता है, सौरिक द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44, ठीक है, सीमा के अंदर अगर कोई तारा है, तो वह श्वेत वामन बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत वामन, यानी बौना तारा, वामन मतलब बौना, श्वेत बौना कहते हैं उसको, ठीक है। और इससे अगर ऊपर है दोस्तों, यानी इससे मतलब यानी कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अगर किसी तारे का द्रव्यमान अधिक है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन तारा कहलाएगा, या इसको क्या कहेंगे, इससे ऊपर, यानी इससे नीचे होने पर तो श्वेत वामन कहलाएगा, और इससे ऊपर होने पर दोस्तों क्या कहलाएगा आपको, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, या इसी को ही कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल जिसे कहते हैं आप, कृष्ण विवर, इसी को ही श्याम विवर भी कहते हैं। श्याम चूँकि काले थे तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, कृष्ण जी काले थे इस नाते श्याम विवर या कृष्ण विवर इसका नाम दिया जाता है। इंग्लिश में आप जानते हैं इसका नाम ब्लैक होल है, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल। तो ये चीज़ थोड़ी सी थी। और किसने इस सिद्धांत को दिया, तो जान लीजिए भारतीय मूल के भौतिक वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया, ठीक है। किसने दिया, भारतीय मूल के रहे हैं, भारतीय मूल के, ठीक है, नासा के वैज्ञानिक रहे हैं, नासा के वैज्ञानिक रहे हैं चंद्रशेखर, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिसे एस चंद्रशेखर के नाम से आप देखें किताबें लिखती हैं, एस चंद्रशेखर के नाम से इनको जाना जाता है। ये नासा के वैज्ञानिक भारतीय मूल के रहे हैं। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था 1930 ईस्वी में दिया था। ये थोड़ा सा बात आप ध्यान रखिएगा इसमें से, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्याम विवर होते हैं, क्या होते हैं भाई, सिमट गया तारा, बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, हवाई जहाज़ की उड़ान के अभिलेख, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। सूर्य पर एक धब्बा,
यह भी नहीं हो सकता। आर्कटिक की एक जगह यह भी नहीं हो सकती है सिमट गया तारा। अभी आपको मैंने बताया है कि जब किसी तारे का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से कम रहता है तो वह क्या हो जाता है, यानी कि वो तारा सिमट रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका ब्लैक होल कहलाता है। ठीक है, वो श्वेत बामन कहलाएगा, सिमट गया तारा श्वेत बामन कहलाएगा। और उससे अगर बड़ा होगा यानी कि सौरिक द्रव्यमान से 1.44 से ज़्यादा होगा, यानी कि 1.5 गुना, सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना जो तारा होगा या उससे ज़्यादा होगा, वो सब बनेंगे क्या, ब्लैक होल वगैरह बन सकते हैं, न्यूट्रॉन तारा बन सकता है। इसी को सैम बीवर भी कहते हैं, ब्लैक होल को क्रिस्ट बीवर भी कहते हैं। ये चीज़ें हैं आपके लिए। तो यहाँ पर सिमट गया तारा जो होता है, यानी बौना तारा, सिमटेगा तो छोटा हो जाएगा तो बौना तारा कहलाएगा, इस नाते इसको सिमट गया तारा को ही बौना तारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना होगा यहाँ पर कि कौन सी घटना है। ओजोन छिद्र है, क्रिस्ट बीवर है, इंद्रधनुष है, धूमकेतु है। तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद हो चुका हो गया अभी तक कि क्रिस्ट बीवर ही होता है। ठीक है, घटित आकाशीय परिघटना जो होगी वो क्रिस्ट बीवर हो जाएगी, ब्लैक होल जिसे कहा जाएगा। ठीक है, या क्रिस्ट बीवर जिसे कहा जाएगा, या सैम बीवर जिसे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण सिद्धांत को अभी मैंने बताया, एस चंद्रशेखर साहब के बारे में मैंने चर्चा की आपको। देखिए आप जवाब दीजिए इसमें से क्या है। तो पहले कह रहा है दोस्तों, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो सीवी रमन। तो बिल्कुल नहीं होगा, एस चंद्रशेखर ऑप्शन दे रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आगे बढ़ने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, किसने दी थी? बिल्कुल वही चंद्रशेखर साहब ने दी थी। इसके अलावा देखिए क्या हार्मन बॉडीज़ ने, ये बिल्कुल नहीं होगा। मेघनाथ शाह ने, बिल्कुल नहीं होगा। चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल याद हो चुके होंगे दोस्तों। आइए मैं क्वेश्चन की अब डिटेल पहले नहीं बताता हूँ, पहले आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप जवाब देंगे फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा। कथन है, क्वेश्चन नंबर 11 का कथन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। तो क्या स्टेटमेंट सही है दोस्तों, बताइए आप। दूसरा कह रहा है भी, कृष्ण क्षेत्र का गुरुत्व, कृष्ण क्षेत्र नहीं छिद्र होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी त्रुटि हो चुकी है, कृष्ण छिद्र होना चाहिए, छिद्र। ठीक है, पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच के निकलने नहीं देता है। ये ऐसा होना चाहिए था, बच निकलने नहीं देता, बच निकलने नहीं देता है। ठीक है, ये होना चाहिए, बच निकलने नहीं देता है। तब स्टेटमेंट बताइए, कथन और कारण के रूप में दे रहा है दोस्तों। अब आप जवाब दीजिए, इसका प्रश्न का जवाब दीजिए हमको, क्या होगा। चलिए ऑप्शंस देख लीजिए, यानी कौन कौन से सही है बताना है आपको। तो देख लीजिए, मैं आपको डिटेल अब दे रहा हूं कि कह रहा है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका कोई पृष्ठ भाग पड़ता ही नहीं। सूर्य की प्रकाश जब इसमें पड़ता है तो रिफ्लेक्शन तो आता नहीं है, क्योंकि ये सबको अवशोषित कर लेता अपने अंदर, तो कोई फिगर बन नहीं सकता, इसकी चित्र दिखाई नहीं दे सकता है। तो कभी भी इसकी दूरबीन से देखा नहीं जा सकता कि ब्लैक होल को, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर जो भी तरंगे चलती हैं, जो भी रेडियो एक्टिव तरंगे निकलती हैं, उसी से इसे आकलन किया जा सकता है। जब तारा इसमें नष्ट होता है तभी पता चल सकता है, ग्रेविटी के माध्यम से या इसमें से जो रेज निकलती है उनके माध्यम से, बाकी नहीं पता चल सकता है दोस्तों। कारण कह रहा है कृष्ण क्षेत्र, और फिर क्या कह रहा है कि कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं बचकर निकलने देता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ प्रकाश को बचकर नहीं निकलने देता, ये भी सही। तो यानी कथन कारण दोनों सही है। और क्या कह रहा है, कारण जो है जो कथन की व्याख्या भी कर रहा है अच्छी तरीके से। तो बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इसका कारण क्या है? ठीक है, क्या कारण है? ऑप्शंस के आधार पर आप जवाब दीजिए हमको। बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। तो इसका क्या होता है? बहुत ज़्यादा तारे का क्या होता है, ब्लैक होल का क्या होता है? घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं होता है दोस्तों? तो इसका बहुत उच्च घनत्व होता है। तो आंसर आपका बिल्कुल 3rd हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा घनत्व होता है, उच्च घनत्व होता है, तो आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, आईएएस के 2000 की परीक्षा में पूछा गया है, प्री के एग्जाम में सारे क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला है सुपरनोवा है, क्या है सुपरनोवा, क्या है?
अब बताइए जरा हमको आंसर आपके पास है। एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, एक मृत प्राय तारा है। तो सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा एक विस्फोट होता है तारे का, ठीक है। और विस्फोट कौन होगा? जब कोई तारा मृत तारा होगा, ठीक है, तभी तो उसमें विस्फोट होगा। तो ठीक है, ये क्या होगा? मृत प्राय तारा है ये। आंसर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा में, ठीक है, हमारी आकाशगंगा में, सॉरी, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपको तथ्य मिलेंगे। कहीं आपको 89 तारों के बारे में मोस्टली किताबों देती हैं, 89 तारे मंडल हैं, लेकिन एक्चुअल में 88 तारामंडल है दोस्तों, ठीक है। 88 तारामंडल है। 88 ये जो आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, IAU जिसे आप कहते हैं, ठीक है, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके अनुसार जो तारामंडलों की संख्या है ना वो 88 है कुल टोटल, ठीक है। सॉरी दोस्तों, और ये जो तारामंडल है ना, ये भी आप जान लीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध में देखा जा सकता है। अधिकांश तारामंडल, ये भी ध्यान रखिएगा, अधिकांश तारामंडल कहाँ दिखाई देते हैं? तारामंडल जो हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें ही सारे अधिकतम तारामंडल दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, तो 88 यहाँ पर जवाब करेक्ट हो जाएगा, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से इसमें कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन 2 ऐड हो गए हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मुझे लगता है दूसरे क्वेश्चन का है, तो पहले क्वेश्चन को ही हम लोग लेके चलते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो इसमें से बताना है आपको खगोलीय वस्तु नहीं। क्या पल्सर है? बिल्कुल है पल्सर, आपको बाद में पढ़ाया गया है, ठीक है। भृंग तारा ये है, क्या पल्सर है कि नहीं है? यह भी आपने पढ़ा होगा। क्वाशर भी आपने पढ़ा है। कृष्ण मास्टर, कृष्ण विवर पढ़ा है ना, कृष्ण मास्टर कहाँ पढ़ा है? तो ये बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। बाकी सारे करेक्ट हैं, सभी मिलते हैं, ठीक है। खगोल के वस्तु सभी हैं, सिर्फ कृष्ण मास्टर नहीं है। कृष्ण विवर होता तो ये सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपके पास है, आकाशगंगा कहलाएगा, दूसरा ऑप्शन नक्षत्र कहलाएगा, तीसरा एंड्रोमेडा कहलाएगा, चौथा है सौरमंडल कहलाएगा, ठीक है, सौरमंडल कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा दोस्तों इसमें से? आप जानते हैं कि निश्चित आकृति की व्यवस्थित तारों के एक समूह को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र की जगह पर अगर तारामंडल होता तो वह भी हो जाता सही, आपका नक्षत्र हो जाएगा, नक्षत्र मंडल या नक्षत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नक्षत्र ही केवल दिया है तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी, तारे का क्या नाम था? ठीक है, हब्बल टेलीस्कोप ने किस तारे के सतह की छाया भेजी थी, उस तारे का क्या नाम था? पहला है विर्गो तारा, दूसरा है 70 वर्जिन्स, तीसरा है बीटलग्यूस तारा कह रहा है, और चौथा कह रहा है बिग डिपर। तो ये जान लीजिए आप लोग, इसका आंसर जो होगा वो बीटलग्यूस तारा होगा, ठीक है। कह रहा है कि छाया जो भेजी थी, है ना, हब्बल टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की जो छाया भेजी थी, और तारे का जो नाम था बीटलग्यूस तारा था। क्या था? बीटलग्यूस तारा था। तो तीसरा आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। डिटेल इसकी है, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि, क्या दिखाई पड़ेगा? अंतरिक्ष यान में कोई बैठा हुआ है और पृथ्वी और सूर्य के बीच वाला वो ब्रह्मांड की स्थिति है, तो उसमें क्या दिखाएगा? आकाश स्याह काला है, ठीक है। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। वहाँ पर क्या, चूँकि सौरमंडल है नहीं, है ना, और वायुमंडल है नहीं, सौरमंडल नहीं, वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल ना होने के कारण से वो ब्लैक दिखाई देगा। दूसरा क्या, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, बिल्कुल टिमटिमाहट वायुमंडल के कारण से ही होती है, तो यह भी नहीं दिखाई देगा आपको, ये बिल्कुल होगा, यानी ये सही है। आपको टिमटिमाते नहीं हैं, यह भी आपको प्रतीत होगा, ठीक है, ये भी आपको प्रतीत होगा।
तो ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, यानी उसे महसूस होगा। तो देखो तापमान तो दोस्त होता है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तापमान अधिक होता तो है लेकिन वो फील नहीं होता है, चूँकि वायुमंडल है नहीं तो तापमान महसूस नहीं होता है। तो इस नाते ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। सिर्फ ऑप्शन पहला और दूसरा होगा, तो जो भी ऑप्शन पहले दूसरे का होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सब देख करके क्वेश्चन करते हैं, तो पहला और दूसरा जिस ऑप्शन में दे रहा है वही करेक्ट हो जाएगा। तो पहला दूसरा आपका तीसरे ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर ए है, ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है, और ये डी है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है दोस्तों? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो लाइट की है, ये आपको पता होगा। समय की, दूरी की, चमकीलेपन की, इनमें से कौन दूरी की मात्रक है ये, ठीक है, दूरी का मात्रक है। तो इसके बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? तारों के मध्य की दूरी को इकाई करने की जो दूरी जो मापती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, या क्या कहते हैं? गैलेक्टिक इकाई कहते हैं, कॉस्मिक किलोमीटर कहते हैं, स्टीलर मील कहते हैं। तो निश्चित तौर से अपने अभी तक जवाब आपका आ चुका होगा दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। अभी पिछले क्वेश्चन में यही जवाब था, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था वो अभी। यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित है। मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लास में डिटेल बताई थी दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं वीडियो में जा कर के। वहाँ पर मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैंने बताया था कि अगर क्षितिज पर यानी विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर अगर कोई व्यक्ति स्थित है तो वहाँ पर लंबवत आपको उठता हुआ तारा दिखाई देगा, ठीक है। प्रेक्षक को उठते हुए प्रेक्षक तारे को क्षितिज पर लंबवत उठते हुए देखता है तो वह स्थिति उसकी कहाँ पर होगी स्थिति? तो वहाँ पर उसकी स्थिति होगी विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले का क्वेश्चन भी 2001 की आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? ठीक है, यानी एक व्यक्ति कहीं पर काली अंधेरी रात में खड़ा है रेगिस्तान में और उसके पास कोई यंत्र नहीं है, दिशा सूचक यंत्र नहीं है, और जहां से वो खड़ा है उससे पूरब दिशा में 5 किलोमीटर उसका मकान पड़ता है। तो आप जानते हैं तो फिर क्या करेगा कि वो अपने घर पहुंच जाए। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं फिर जवाब देते हैं। ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा। दूसरा कह रहा है ध्रुव तारे की दूसरी दिशा में चलेगा। तीसरा कह रहा है ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर, नहीं बाईं ओर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर त्रुटि हो गया, बाईं ओर, बाईं ओर रखकर चलेगा। और तीसरा है, अब चौथा ऑप्शन है ध्रुव तारे को अपने दाहिनी ओर रखकर चलेगा। तो बताइए क्या होगा आंसर? अभी तक आप लोगों के जवाब आ जाने चाहिए दोस्तों, फट से जवाब दीजिए। देखिए होता क्या है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ध्रुव तारा जो है किस दिशा में दिखाई देता है दोस्तों? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 4 दिशाएं होती हैं, ये सबको पता है। पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। ध्रुव तारा दक्षिण दिशा में है। कोई व्यक्ति मान लो यहाँ खड़ा है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है, उसको जाना है कहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर पूरब जाना है। यहाँ पर मान लो ये 5 किलोमीटर की दूरी है और पूरब यहाँ जाना है उसको। ये व्यक्ति को पता है कि यहाँ जहाँ पर है वो वहाँ से 5 किलोमीटर जाना है, पूरब की दिशा में जाना है। और वो ध्रुव तारे को उसने पहचान लिया, तो वो जाएगा किधर दोस्तों? इधर ही मुँह करके तो जाएगा। इधर मुँह करके जब जाएगा तभी वो पहुँचेगा। तो ध्रुव तारे का ही आधार है, चूँकि रात में दिखाई तो देगा नहीं उसको, अंधेरी रात है। तो क्या करेगा? ध्रुव तारे को अपने लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर रख करके वो सीधा चलना शुरू करेगा। 5 किलोमीटर के बाद उसका मकान आ जाएगा। ध्रुव तारे को अपने बाईं दिशा में रख करके चलेगा, क्योंकि मुंह आप करेंगे इधर, आप इस दिशा में करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड इधर ही आएगा, यानी कि लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो बाएँ साइड में आप ध्रुव तारे को रख करके चलेंगे तो पहुँच जाएगा वह व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस तारामंडल की तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है पीसीएस के। तो क्वेश्चन कह रहा है जिस तारामंडल
के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? तो ध्रुव तारे की ओर जिस तारामंडल के संकेत करते हैं वो ऑप्शन आपके पास है, आप जवाब दीजिए। सप्तऋषि तारा, मृग तारा, वृश्चिक तारा, वृष तारा। तो आपको जवाब देना होगा। जवाब आ जाना चाहिए। अभी तक आ गया जवाब आप लोगों का? चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर आपको। इसका जवाब होगा सप्तऋषि। ठीक है, जवाब होगा आपका सप्तऋषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली में से संबंधित नहीं है? ठीक है, इसमें अंतरिक्ष शब्दावली कौन सी नहीं है? तो क्या टेलीमीटरिंग है? बिल्कुल है ये। भारहीनता है? बताइए। भारहीनता महसूस होती है? बिल्कुल है ये अंतरिक्ष से शब्दावली रिलेटेड शब्दावली है ये। अगला है सिसलूनर है, ये भी आपको है कि नहीं है? बिल्कुल है। बाइट, अरे बिल्कुल नहीं है। बाइट तो आप जानते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं है आपकी। बाकी सभी संबंधित है, यही नहीं हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कभी कभी समाचार पत्रों में इवेंट होराइजन, ठीक है, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्दों के संदर्भ में आते हैं। ये इनका रिलेशन किससे है दोस्तों? ये आपको बताना है। ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध से, दूसरा सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन से, पृथ्वी की कक्षा में ग्रहों का स्थापना से, और चौथा है पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रमिक विकास से। तो दोस्तों इसमें जो जवाब आपका होगा वह आपका जवाब होगा ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध से संबंधित ये सारे शब्द होते हैं। तो इस नाते न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों पढ़ने के लिए। ये क्वेश्चन देखिए आपका, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल भाग नहीं है? ठीक है, सौरमंडल का भाग नहीं है। हमारे सौरमंडल का यानी सूरज, सौरमंडल में क्या होता है दोस्तों? सूरज होते हैं, उसके सारे ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं। तो ये हमारा सौरमंडल रहता है। सौरमंडल में क्या नहीं, क्षुद्र ग्रह बिल्कुल होते हैं। धूमकेतु ये भी होता है, ग्रह होते हैं ये भी। निहारिका तो आकाशगंगा है, ये सौरमंडल का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना होगा क्या इसमें से, अगर आप देखेंगे तो आपको जवाब देना होगा क्या? निहारिका आपका जो है नहीं जवाब होगा, बाकी सारे जवाब आपके इसमें से सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है? ये बात किसने कही है? तो जवाब आपका आ जाना चाहिए अभी तक। पहला कह रहा है कि न्यूटन है, दूसरा है गैलीलियो है, तीसरा है पार्डनी, चौथा है कॉपरनिकस। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि कॉपरनिकस ने कहा है दोस्तों। कॉपरनिकस आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, और एक बात जान लीजिए कि 1514 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक जो रही है कॉपरनिकस की, वो रही है लिटिल कमेंट्री की पुस्तक रही है, LITTLE, लिटिल कमेंट्री, COMMENTARY, कमेंट्री। ठीक है, लिटिल कमेंट्री की पुस्तक रही है कॉपरनिकस ने की, जिसमें उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, करते हुए कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। कौन? सन जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा, ठीक है, और तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही। तो इतनी इंपॉर्टेंट आपके है 1514 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी जो कॉपरनिकस ने जो है क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी, उनके हाथों से लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, क्या कहा था? लिटिल कमेंट्री पुस्तक में उन्होंने बताया है अपना कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन रहे हैं? तो निश्चित तौर से अभी मैंने आपको बताया, पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो न्यूटन है, डाल्टन है, कॉपरनिकस, आइंस्टीन। तो ऑप्शन आप बिल्कुल कॉपरनिकस ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, इसमें से कोई एक सही है दोस्तों, वो आपको बताना है। पहला क्या, हमारे सौरमंडल परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। दूसरा कह रहा है, यानी कि सघनतम मतलब समझते हैं घनत्व सबसे ज़्यादा। तो आपको मैंने बताया है, आपको जवाब आ जाना चाहिए अब तक। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? सिलिकॉन नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि लोहा है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे पृथ्वी के संगठन में। सबसे ज़्यादा क्या है?
लगभग 32% क्या है, लोहा मिलता है 32%, और ऑक्सीजन का जो रोल है वो 30% है हमारे यहाँ है, मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और सिलिकॉन का जो प्रतिशत है वो 15% के आसपास 15.12 होता है, लेकिन 15% लगभग करीब में आप मान लीजिए 15% मिलता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपका कि सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अवशिष्ट है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल कथन गलत है ये। ठीक है, सूर्य में जो है सौर परिवार के द्रव्यमान का लगभग 99% है आपका, ये बात जान लीजिए। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट जो कह रहा है, तो अंतर्विष्ट इतना नहीं है, इसमें 99.8% भाग अंतर्निहित है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये 75 गलत है, 99.8% भाग अंतर्निहित है उसमें। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 190 गुना है। ये आपको देखेंगे कथन, तो ये सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 190 गुना नहीं है दोस्तों, ये प्लस आंसर गलत है आपका है। आपको बताना क्या था कि सघनतम है, तो घन तो सबसे ज़्यादा है 5.5 लगभग करीब में घनत्व जो आपका है वो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो है शनि का है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो देखिए उस समय ऑप्शन में आपको 9 था, यहाँ पर ऑप्शन में 9 दे रहा है, जबकि होना चाहिए क्या वर्तमान में 8 होना चाहिए। 2006 से 8 ही ग्रह हैं, तो 8 हो जाएगा, तो 8 को कर देंगे तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 8 ग्रह हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं। तो ध्यान से आप बताइए, जवाब दीजिए हमको कि कौन से 2 ग्रह हैं जो कि मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित हैं। तो देख लीजिए, मंगल के बाद क्या आ जाता है आपका। ठीक है, मंगल तो आपका जो है आंतरिक ग्रहों में से सबसे लास्ट का ग्रह है, मंगल है। ठीक है, मंगल के बाद में क्या कौन से ग्रह आपके आ जाएंगे, मंगल के बाद आपका आ जाएगा बृहस्पति। क्या आ जाएगा, बृहस्पति। मंगल के बाद आपका आ जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इसमें 2 ही के जोड़े दे रहा है। बृहस्पति के बाद यूरेनस आपका बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, यूरेनस आपका बिल्कुल आ जाएगा, तो ये 2 ग्रह पड़ जाएंगे। तो कौन कौन से हैं, बृहस्पति और शनि कहाँ ऑप्शन में है, जिसे किसी में ऑप्शन में बिल्कुल दिया होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको ऑप्शन में, क्या ऑप्शन आपका है, पृथ्वी आपका कह रहा है सूर्य से दूरी के क्रम में कि कौन से ग्रह आपके मिलेंगे, बृहस्पति और शनि। तो यहाँ पर ऑप्शन में बृहस्पति और पृथ्वी दे रहा है, बृहस्पति और शनि का कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई एक ऑप्शन बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है, ये बृहस्पति और शनि होना चाहिए यहाँ पे, तो बृहस्पति और शनि हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आपने क्रम जानते हैं कि सब सूर्य के बाद का जो सबसे पहला ग्रह कौन सा है, बुध है, फिर इसके बाद शुक्र है, फिर इसके बाद पृथ्वी है, फिर इसके बाद मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर इसके बाद में अरुण है जिसे यूरेनस कहा जाता है, फिर वरुण है। ठीक है, जिसे नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। तो पूछा है क्या, इसके और इसके बीच में पूछ रहा है, मंगल और यूरेनस के बीच में पूछ रहा है, तो क्या बृहस्पति और शनि होंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहों में कौन उसकी सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बढ़ते हुए, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में आप करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा दोस्तों, आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले पृथ्वी आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको बताया मैंने, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, फिर इसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण होगा, तो पहले क्रम में ये आ जाएगा, नंबर 1 पे ये हो जाएगा, फिर बृहस्पति दूसरे नंबर पर हो जाएगा, यूरेनस तीसरे नंबर पे हो जाएगा, चौथे नंबर पर प्लेटो हो जाएगा। तो यानी कि 2, 3, 4 और 1 का ऑप्शन, 2, 3, 4, 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन से स्थित हैं, बिल्कुल बताइए आप। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन है, शुक्र है और बुध है, बुध और शुक्र है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इस तरह से आता है। तो कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप जवाब दीजिए, बिल्कुल ओरली क्वेश्चन है, आपको जबानी आपको जवाब देना है। तो मंगल और बुध तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। मंगल और शुक्र है, तो मंगल और शुक्र ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मंगल के बाद वो पड़ जाता है। तो बुध और शुक्र है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बुध और शुक्र आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, ग्रहों के बारे में क्या बात सत्य कह रहा है। कह रहा है, आपको ऑप्शन दे रहा है, यह प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ठीक है, प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। दूसरा क्या कह रहा है, यह अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं।
इसमें बताना है आपको ग्रहों में कौन सा सत्य है, स्टेटमेंट इसमें से कौन सा ट्रू है, ट्रू बताना है दोस्तों। पहले क्या कह रहा है कि यह प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ठीक है। चमकते नहीं, क्या तारे चमकते नहीं हैं भाई, बिल्कुल। आप बताइए ग्रहों के बारे में आप चमकता हुआ नहीं दिखते हैं। जैसे अभी आप शुक्र के बारे में बताइए, शाम का या भोर का तारा कहते हैं तो इसका मतलब चमकते हैं तारे, ग्रह चमकते हैं, तो ठीक है, इसका मतलब चमकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह कह रहा है प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। यहाँ पर क्या, प्रकाशमान होते हुए भी, अप्रकाशमान यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यह अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है यह प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये भी गलत हो गया। आंसर आपका यही दूसरा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका खुद का, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करते हैं और चमकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको सुमेलित करना है आपको, ठीक है, सुमेलित करना है। ज़रा बताइए हमको सुमेलित करके। इसमें क्या कह रहा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लेटो कह रहा है, सबसे छोटा ग्रह कह रहा है प्लेटो। तो क्या सबसे छोटा ग्रह प्लेटो है क्या? अगर देखेंगे ग्रहों की श्रेणी में, चूंकि मौके पे निकाल दिया गया है, तो ग्रहों की श्रेणी में देखेंगे तो ये तो बिल्कुल सत्य बात हो जाएगी। अभी मौके पे अगर हम देख के चलें तो सबसे छोटा ग्रह ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ये भी सही आपका है, बिल्कुल सही है, सब सुमेलित है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? तो बुध के बाद शुक्र है, यह भी सही है, यानी सुमेलित इधर हो गया। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है, ये भी सही है। देखो दोस्तों, ये आपका कूट मिलाया हुआ नहीं था, मैंने जो क्वेश्चन इसको बनाया तो इसमें से सुमेलित नहीं है तो कोई नहीं ऐसा है, ठीक है। अब सुमेलित जिसे नहीं होता तो चीज़ें आपको इस रूप में बनानी होती, और इस तरह से क्वेश्चन ये आपको जो आएगा, ये क्वेश्चन किस रूप में आएगा? इसी रूप में आपको आएगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा? 4 के बदले में 5 दे देगा, ठीक है, 4 के बदले में 5 दे देगा, और ये फिर जाकर के आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी प्लेटो वैसे तो होना चाहिए, प्लेटो चूँकि ग्रह की श्रेणी में है नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दे देता है तो आपका सही हो जाएगा। सारे इसमें सही हैं। यहाँ पर अगर एक ग्रह और भी दिया होता तो तालमेल में नहीं होता तो उसको मेंटेन किया जाता, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर मैंने सब मिला दिया है तो सभी करेक्ट हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए स्कूल से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। लगाइए और इसको सही उत्तर चुनिए, ठीक है। कूट होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये शब्द एक यहाँ पे होना चाहिए, कूट। कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताया है क्या आपको? बताया क्या है? बताया है इसमें कूट से, शब्द आपका है कूट। कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या करना है कि घटते हुए क्रम में तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई? बृहस्पति सबसे बड़े हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सबसे घटते हुए क्रम में आप आएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? शनि हो जाएंगे, बृहस्पति हो जाएंगे, शनि हो जाएंगे, फिर इसके बाद में वरुण हो जाएंगे, फिर पृथ्वी आपका हो जाएगा। तो यानी कि पहले नंबर पर ये होगा, दूसरे नंबर पर शनि हो जाएंगे आपके, तीसरे नंबर पर वरुण जी हो जाएंगे, चौथे नंबर पर पृथ्वी। यानी कि पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, नहीं, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा होने। पहला, चौथा तो ये पहला नहीं हो सकता है, बिल्कुल पहला हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है? पहला नहीं हो सकता है। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। किसमें विद्यमान होते हैं? ये गैसें किसमें विद्यमान होती हैं? तो ये जरा जान लीजिए कि आप कूट दे रहा है, ग्रहों का क्रम दे रहा है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण दे रहा है। अगला बृहस्पति, शनि और मंगल दे रहा है। तीसरे में दे रहा है अरुण वरुण होना चाहिए यहाँ पे, अरुण वरुण शुक्र दे रहा है। चौथा दे रहा है आपका शुक्र, मंगल और पृथ्वी। तो एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की बात कह रहा है यहाँ पे। हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन है,
हीलियम है और मीथेन की बात कह रहा है। तो ये जो आपके बाह्य ग्रह हैं ना, जैसे पृथ्वी के 4 आंतरिक ग्रह हैं और इसके बाद में यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, इसके बाद में 4 बाह्य ग्रह हैं। तो ये जो 4 बाह्य ग्रह हैं दोस्तों, इनमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों की अधिकता होती है। तो जिस कूट में ये चारों ग्रह बाहरी दिए होंगे वही हो जाएगा। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। बाकी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला कह रहा है गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाता है? गोल्डीलॉक्स जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में बता रहा है। पहला कह रहा है पृष्ठ से ऊपर वायु, पृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमा, ठीक है, पृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमा। दूसरा कह रहा है पृथ्वी के अंदर का वह चित्र जिसमें शेष गैस उपलब्ध है। तीसरा कह रहा है वाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज। और चौथे नंबर पे कह रहा है आपका मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों के, ठीक है। ये 4 चीज़ें दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताएं हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जानिए। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है आवासीय, इसे आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये आईएएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आने की आगे भी प्रोबेबिलिटी है और क्वेश्चनों को परीक्षाओं में। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र। अब आवासीय कहाँ होगा, कहाँ पर लोग आवास करेंगे? जहाँ पर क्या होगा, पानी होगा। जीवन जीने के लिए पानी की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन हो गया। तो पानी, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें, नाइट्रोजन, ये गैसें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर इंसान रहेगा। तो ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं? यानी कि सौर ब्रह्मांड में या सौर मंडल का वह भाग जहाँ पर पानी जो है तरलावस्था में, जैसे चंद्रमा पे बताया जाता है कि पानी है वो बर्फीली अवस्था में है। तो पानी लिक्विड रूप में अगर कहीं है सौर मंडल में या ब्रह्मांड में कहीं पर भी, अगर पानी तरलावस्था में, यानी किसी भी ग्रह पर की सतह पर पानी तरलावस्था में और उचित स्थिति में पाया जाए, तरलावस्था में हो और उचित स्थिति में हो, ठीक है, यानी पीने योग्य, जैसे पृथ्वी में उपलब्ध है। देखिए पानी आपको बहुत आसानी से झीलों में, नदियों में पानी आसानी से पृथ्वी में मिल जाएगा। तो ऐसा अगर कहीं मिलता है तो वहाँ पर जो है वही क्षेत्र गोल्डीलॉक्स जोन होगा, क्योंकि पानी तरल अवस्था में ग्रहों पर जीवन खोजने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो गोल्डीलॉक्स जोन का है मतलब यानी जीवन जीने योग्य जहां वास क्षेत्र होगा वही गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, वाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। अब पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज यानी कि उसकी पृथ्वी जैसा नहीं है। पृथ्वी जैसा तो आप देखेंगे तो कह देगा शुक्र भी है ना, तो शुक्र भी इस तरह से, तो ये नहीं है। वहाँ कहने का मतलब पृथ्वी जैसे जीवन सदृश हो, यानी पृथ्वी जैसा पानी हो, वहाँ पर गैसों का संगठन लगभग इस तरह का हो, पानी तरलावस्था में हो, यानी जीवन जीने योग्य, यानी पृथ्वी जैसी सेम संरचना जहाँ पर मिले, ठीक है। हर तरह की वायुमंडल की संरचना हो, प्राकृतिक संरचनाएं जो है लगभग इस तरह से हो, वही क्षेत्र जो है गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है। तो अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज का जहाँ पर की जाएगी, यानी कि ग्रह की खोज कहें या ग्रह की उपस्थिति कहें, तो ये आपका गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेगमेंट जो है 40 क्वेश्चंस का जो हम लोगों का सेगमेंट रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से दोस्तों मेहनत करिए और अपना मूल्यांकन करते रहिए और अच्छी तरीके से अगला सेगमेंट जो हम लोगों का होगा वो शेष आपके ग्रहों को लेकर के होगा। सूर्य के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें और ग्रहों के बारे में प्रश्न होंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस, और इसमें किसी तरह की कोई असुविधा आपको नहीं हुई होगी। किसी को अगर कोई असुविधा, किसी प्रश्न को लेकर के कोई दिक्कत होगी तो चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम कोशिश करेंगे उसके जवाब को देने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत अवसर पर जो हम लोगों ने स्कीम स्टार्ट की है, उस स्कीम का लाभ लेने के लिए भरसक जितने लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से और भी अच्छे रूप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक दोस्तों अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।